In today's lecture, we are going to study dual nature of matter. जब हमने हमारी क्लास 12th की क्लास स्टार्ट की थी तब हमने बोला था कि मैटर के पास दो दो टाइप होते हैं। पहला कैसा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर। और दूसरा कैसा होता है? रेडिएशन। अब पार्टिकल नेचर के पास क्या होता है? इन दोनों के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग डिफाइन करते हैं। इसको पार्टिकल नेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास मास होता है। मास के साथ साथ इसके पास और क्वालिटी क्या होती है कि इनके पास मोमेंटम होता है। जिसके पास मास होगा उसके पास शेप, वॉल्यूम एटसेट्रा, ये सारी क्वालिटीज होंगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इनके पास क्या होते हैं? दे कैरी एनर्जी, ये एनर्जी लेके चलते हैं। रेडिएशंस के पास भी कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई। इसके अपार्ट, इससे अलग इसके पास क्या होता है? दे ऑल्सो कैरी एनर्जी, मतलब दोनों के पास एनर्जी होती है। अब हमने ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था? लाइट सीधी भी चलती है, लाइट वेव की फॉर्म में भी चलती है। तो जो चीजें पार्टिकल नेचर्स को डिफाइन करती हैं वो कौन सी हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी तक नहीं आया। क्वांटम इफेक्ट, ये भी अभी तक नहीं आया, एटसेट्रा। They prove that light have particle nature, या फिर radiations have particle nature। इसके अंदर होता क्या है कि जो रेडिएशन आ रही है वो किससे इंटरेक्ट करती है? पार्टिकल से। जैसे मान लिया ये एक रेडिएशन आ रही है, आगे पार्टिकल रखा है, ये इस पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगी, इसलिए इसको क्या बोला है? पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होगा? कुछ फिनोमिना है जैसे इंटरफेरेंस, जो भी हमने लास्ट टाइम किया था, डाइफ्रैक्शन हमारा रहता है, पोलराइजेशन, ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? वेव नेचर ऑफ मैटर। डिस्क्राइब वेव नेचर ऑफ मैटर। जैसे इसमें लाइट रेडिएशन, जो लाइट रेडिएशन है वो पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है, वेव नेचर में लाइट रेडिएशन या वेव किससे इंटरेक्ट करती है? इन वेव नेचर रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद इटसेल्फ, interacts with itself। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें रेडिएशन ना तो पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है ना खुद से करती है, तो उसको किसके बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है? तो उससे पहले ऐसी चीजें कौन सी हैं जो ना तो पार्टिकल से स्ट्राइक करती है ना खुद से? तो आंसर है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? सीधी सीधे जाती है, जो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? एक पार्टिकल आगे वाले से स्ट्राइक करेगा, फिर स्ट्राइक करेगा और एनर्जी को आगे भेजेगा, खुद आगे नहीं जाएगा। ठीक है, एनर्जी आगे जाएगी। अच्छा भाई, ये चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को स्टडी करना है। इसमें हमें किसको चूज करें पहले, पार्टिकल नेचर या रेडिएशन? तो हम चूज करते हैं पार्टिकल नेचर। जब हम पार्टिकल नेचर को चूज करते हैं तो पार्टिकल नेचर में एक नई डेफिनेशन आती है, नया वर्ड आगे आता है जिसका नाम क्या है? फोटोन। अब ये फोटोन क्या होता है? देखो भाई, मैं जो लिख रहा हूं उसके आप नोट्स बना सकते हो इजीली, क्योंकि इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है बोलने की। अब
10 सेकंड 20 सेकंड की बात सुन के उसको पॉज करके नोट्स बना सकते हो। अब एक नया वर्ड आया है फोटोन। ये क्या होता है? फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये क्या होता है? जैसे हमारे पास एक मशीन गन है, मान लिया। देखो ड्राइंग बहुत खराब है। जैसे हमने यहाँ पे एक गन बना दी। ये भाई सिंपल गन बनाई है, मशीन गन नहीं बनी उससे। अगर इसमें हम कंटिन्यू फायर करते रहते हैं तो यहाँ से बुलेट निकलेगी। ये सिंपल पिस्टल में एक बारी में एक बुलेट निकलती है। जब हम फायर गन रखते हैं, इसको दबा के रखो तो ये ऐसे लगातार निकलता हुआ जाएगा। तो हमको क्या दिखेगी? एक ट्रेन निकल रही है बुलेट्स की। ठीक है भाई। अब हमने क्या किया? इस अकेले को पकड़ लिया, इस अकेली बुलेट को हम आगे ले आए। इस बुलेट को पकड़ो, इसके पास क्या होगा? एनर्जी होगी। जैसे सन से जो लाइट आती है, ये सन है हमारे पास, यहां से जो लाइट आएगी वो सीधे नहीं आती, वो इस गन की फॉर्म में आती है। वो क्या करता है? बंडल बनाया एनर्जी का, ऐसे फेंक देगा, लगातार फेंक रहा है। जैसे ये बुलेट गन जो भी है, ये मशीन गन बुलेट फायर करती है। इसी तरह से सन से एनर्जी आती है, बट बंडल्स की फॉर्म में, पैकेट की फॉर्म में। और जो ये एक अकेले पैकेट को हमने अलग निकाला, इसको क्या बोलते हैं? फोटोन। अब इसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी? E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और ये न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सन से जो लाइट आती है रेडिएशन होती है, रेडिएशन के पास फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है भाई, इसके पास एनर्जी है। ये एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये इसकी वैल्यू होती है, ये आप याद रख लो। एक आधा वर्ड ऊपर नीचे हो तो भाई देख लेना। अच्छा, अब सी, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सी को हम क्या लिख सकते हैं? अब देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, मतलब लाइट किस फॉर्म में आ रही है? इस फॉर्म में आ रही है। अगर इस फॉर्म में आ रही है तो इसके पास क्या होगा? ये वेवलेंथ। वेवलेंथ है मींस ये लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं लेंथ। ये एक फ्रीक्वेंसी हमने यूज की है, इसको यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो बहुत पड़ेगा भाई, देखो। बट हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। और वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी वेलोसिटी, वेवलेंथ लेंथ, मतलब ये तो सही है। अब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में है, बट यहाँ पे टाइम डिवाइड में आ गया, ये तो गलत हो गया। बट हमने पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। मतलब एक ऑसिलेशन कर रही है तो 1/टाइम, तो फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम लिख सकते हैं हम। इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। तो C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? C अपॉन लैम्डा। इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो। E इज इक्वल टू H, न्यू की जगह C अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी आ गई। ये एनर्जी किसकी है? फोटोन की। मतलब एक बंडल जो आ रहा है उसके पास इतनी एनर्जी है। फाइंड आउट कर सकते हैं। H की वैल्यू ये है, C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब ये एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ पे, कि हम कौन सी वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हैं। और ये किस में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ईएम वेव्स, जिसके अंदर हमने अलग अलग विजिबल रे, गामा रे, एक्स रे,
ये सारी चीजें स्टडी की हैं। हर एक की अलग अलग वेवलेंथ होती है, उसके लिए रखोगे तो हर एक के लिए अलग एनर्जी आएगी फोटोन की। ठीक है भाई, यहां तक नोट करो। और जो ये एनर्जी होती है फोटोन की, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर काउंट करते हैं। अब वोल्ट तो यूनिट है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ये इलेक्ट्रॉन तो ये एनर्जी कैसे बना रहा है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल्स टू, सॉरी, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से वर्क किसके बराबर आ गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना E, पोटेंशियल कितना V, वर्क डन, और वर्क को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस जूल, 19 जूल। ये एनर्जी होती है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। अब आपसे पूछा जाए कि एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कैसे बताओगे, एक जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। ये आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है भाई। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें, सिर्फ रीअरेंजमेंट है। और वो रीअरेंजमेंट किसका है, देखो भाई, हमने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 1 जूल, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 1 जूल को यहीं पे रखो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 6.35 समथिंग ऐसा आ जाएगा, प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई ये सीधी लिख दी मैंने, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप चेक कर लो। ये 10 की पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो गया, 1/1.6, 16×6 = 96। इसको अगर डिवाइड करोगे 1.6, 0.0 और फिर 6, 2, 5, 6 to 5, मैंने 35 लिख दिया, इंटू 10 रेज टू द पावर 19। और अगर इसको आगे करोगे तो एक गलती यहाँ पे क्या की है, 1.0 और ये 1.6 है, और मैंने इसको 16 समझ के भाग कर दिया। अगर हम एक पॉइंट लगा देंगे, एक 0 लगाया, तो फिर ये सीधा 6 पे जाएगा, 0.625 है। अब इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो ये यही वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, ये देख लेना, बुक से मैच कर लेना। 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, इतने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने लाइट गिरा के एनर्जी या इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, फोटो मतलब लाइट, क्योंकि लाइट एनर्जी है। जैसे हमने अलग अलग चीजें पढ़ी थी, चार्ज के लिए हमने क्या यूज किया था, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ग्रेविटी के लिए हमने क्या किया था, ग्रेविटोन। तो लाइट के लिए हम क्या करते हैं, फोटोन। बट फोटोन इज नॉट ए पार्टिकल, फोटोन एक पार्टिकल नहीं है, दिस इज बंडल ऑफ एनर्जी। ये याद रखना भाई, दिस इज द क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट विच कैरी एनर्जी। जो बोल रहा हूं भाई ये वर्ड पे ध्यान करना, विच कैरी एनर्जी। ठीक है, ये फोटोन होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट थे, होलवाच।
इन्होंने बताया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लिए और उनको एक ग्लास ट्यूब में फिर बंद कर दिया। एक इलेक्ट्रोड ये लिया, एक इलेक्ट्रोड ये लिया और इनको एक ग्लास ट्यूब में बंद कर दिया। यहां से एक ओपनिंग रखी जहां से लाइट एनर्जी अंदर आ सके और सीधी किस पे गिरे, इसके ऊपर। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अलग अलग नाम दिया, इसको नाम दिया ई और इसको नाम दिया सी। अब ई और सी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं एमिटिंग इलेक्ट्रोड। एमिटिंग का मतलब जहां से निकलेगा, जहां से निकलेगा। और ये क्या है, कलेक्टिंग। सी का मतलब कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, जहां पे कलेक्ट होगा। अब क्या निकलेगा और क्या कलेक्ट होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे एमिटिंग इलेक्ट्रोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्ट होगा उसको बोलेंगे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। अब इसके ऊपर क्या किया, बैटरी लगा दी हुई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस, और इसको यहां से इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बीच में एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया ताकि करंट को चेक कर सके। बीच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया और यहां से वेरिएबल जिसमें से हम इस रेजिस्टेंस को वेरी कर दिए। उन्होंने सेटअप किया था, हमें इसके बारे में इतना ध्यान नहीं करना। उन्होंने क्या किया, यहां से लाइट एनर्जी को फोल करवाया, लाइट एनर्जी। और ये लाइट एनर्जी कौन सी थी, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट क्यों ली, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की। और उसको कहां गिराया, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर। उससे क्या हुआ, जैसे ही लाइट गिरी, मान के चलो जैसे हमने यहां से गन से फायर किया था, एक बुलेट निकली, 2 बुलेट निकली, हमने एक बुलेट को पकड़ लिया। अब ये बुलेट सीधी आके इस पे गिरी, तो बुलेट के पास जितनी एनर्जी थी वो कहां जाएगी, इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी मैटर है तो उसके पास क्या होता है, एटम। एटम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सारी की सारी एनर्जी किस पे गिरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉन ने अपने अंदर रख ली, अब्सॉर्ब कर ली। अब उस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगी, ज्यादा एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे लड़ाई करेगा और वो सारे मिलकर इसको बाहर निकाल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, बाहर। बाहर आ गया तो इसको रास्ता मिला यहाँ पे जाने के लिए। बट ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव बन गया। अब ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एनर्जी ज्यादा है तो इस तरफ घुसेगा, इसके पास पहुंच गया, मतलब करंट चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारी लाइट आई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने लगे, पहुंच भी गए। हमने एक सेटअप कर रखा है, सेटअप से हमने क्या किया, इस नेगेटिव को बढ़ा दिया, इस नेगेटिव को बढ़ाया तो ये नेगेटिव यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब क्या था, जो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये रोक रहा था, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो रुक गए, 4 फिर भी आगे पहुंच गए। हमारे पास सेटअप है, हमने और ई बढ़ा दिया, और नेगेटिव, तो ये और नेगेटिव हो गया। अब 4 पहुंच रहे थे उसकी जगह 2 पहुंचे, हमने फिर बढ़ाया, तो जो सबसे तेज भाग के आ रहा था ना, वो भी रुक गया। सोचने की बात है, हम ये बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये रुक रहे हैं, इनकी मोशन क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है। तो जो ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, इसको क्या नाम दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल। अच्छा भाई, रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई किया तब भी ये जा रहे थे। जब हम इसको मैक्सिमम कर दिया या बढ़ा दिया और ये पोटेंशियल इतना पहुंच गया कि जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी रुक गया, तो ये पोटेंशियल कितना होगा, इसको बोल देंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने हाईएस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने एक अलग नाम दे दिया, दैट इज वी नॉट। ठीक है भाई, वी नॉट नाम दे दिया। अब इस वी नॉट के पास कितनी एनर्जी होगी, तो पहली चीज, पोटेंशियल के पास एनर्जी नहीं होती। अगर हमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन
या फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर हमें पोटेंशियल को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी के बराबर आ जाएगा। वर्क और एनर्जी तो बराबर होते हैं, इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसकी एनर्जी लगा रहा है, इतनी एनर्जी है इसके पास कि ये जो हाईएस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है उसको भी रोके। हाईएस्ट मूविंग मतलब जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये भाग के आ रहे हैं तो इनके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया which describe the relation between kinetic energy and stopping potential। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। इससे हमको क्या पता चला, होलबर्ग ने बार बार इसके बारे में स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किए और अलग अलग कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या थे, जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पहला रूल क्या था, जैसे ही इस पे लाइट गिरेगी तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एज सून एज द लाइट फॉल्स ऑन द मेटल, द लाइट फॉल्स ऑन मेटल, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। जैसे ही लाइट गिरी तभी निकल गया, तो टाइम लाइक कितना हुआ, बहुत कम, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁸ सेकेंड, बहुत छोटा, बहुत कम। 1/10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इतना छोटा, 1 सेकंड का इतना हिस्सा। जैसे ही गिरी तभी निकल गया। दूसरा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके ऊपर लाइट रेडिएशन को गिराना पड़ा। अब लाइट रेडिएशन गिर रही है इसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन निकला, हर बार जरूरी नहीं है। वो लाइट ऐसी होनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी, यहां से मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, ताकि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके। ठीक है भाई। तो दूसरा क्या था, द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, the emission of photoelectrons takes place, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखता हूं भाई मैं हर बार, takes place when frequency is greater than threshold frequency। अब ये चीज ध्यान करो भाई, जो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा डेफिनेशन पे। डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको रब कर रहा हूं, इस साइड इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इसको आप पॉज करके बार बार नोट डाउन कर सकते हो। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर minimum amount of frequency which is required to eject an electron। जैसे ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए एक लाइट में, कम से कम उस एनर्जी को, कम से कम उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है भाई। अब ये कैसे इंजेक्ट करेगा, जैसे मान लिया हमारे पास ये एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर लाइट एनर्जी गिरी, तो ये क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला और निकाल के इसके ऊपर रख दिया, भगाएगी नहीं। अगर उसके पास कितनी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मैं बार बार एनर्जी बोल जाता हूं भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इसको भगाना है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इसका सेकंड रूल था। अब अगर हम एक लाइट यूज कर रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा है, तो क्या जरूरी है कि वो हर बार इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके? तो आंसर है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, ज्यादा निकालने के लिए इंटेंसिटी चाहिए। दो रूल ये हैं, पहले ये दो नोट करो भाई। दो रूल हो गए। अब देखो, हमने बोला it is the minimum amount of frequency which is required to eject an electron from the metal surface। अब हमारे पास दो लाइट है, एक वॉयलेट लाइट है, एक रेड लाइट है। इनमें से कौन सी लाइट इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगी? विच लाइट विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इजीली और फास्ट? तो हमारा आंसर क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए वॉयलेट कलर पहले निकालेगा, वॉयलेट लाइट पहले निकालेगी। ठीक है भाई। थर्ड क्या है? द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी but not depend on या do not depend on intensity। चौथा, जो अब इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बनेगा। अब जो ये करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये देखो भाई, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है एक दूसरे का अपोजिट है। ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसमें? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन करंट कब बनेगा? जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ज्यादा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बट अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी थ्रेशोल्ड से कम है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हिंदी में लिख देता हूं, ये देखो, अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है बट लाइट या रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझे भाई? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम चाहिए। ज्यादा निकालनी है तो इंटेंसिटी ज्यादा हो, बट उस इंटेंसिटी वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड तो हो कम से कम। ये हमारे 4 पॉइंट हैं। अब इन चारों पॉइंट के ऊपर आपका एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं, अगर इस चैप्टर में से आता है तो, पार्टिकल नेचर में से, 1 नंबर में या 2 नंबर में। एक अभी पूछा था कि किस कलर की लाइट जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किस लाइट का कलर मतलब कौन सी लाइट डालें हम कि करंट ज्यादा बने, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी तो होना चाहिए। वो किसने दिया? वो दिया आइंस्टीन ने, जिसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो देखो, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करना होता है, तो इसको किसने किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसके अंदर? देखो, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आइंस्टीन की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि बहुत फेमस हुई, जिसने आइंस्टीन को बहुत फेमस किया, बट नोबेल प्राइज नहीं दिलवा सकी। और जो ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसने आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलवाया था।
क्या आपको पता है ये बात? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इन्होंने क्या कहा, अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ये लिख नहीं रहा हूं बट आपको लिखना है, इफ वी हैव अ मेटल सरफेस एंड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, उसके ऊपर लाइट गिर रही है, हैविंग एनर्जी या हैविंग फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को निकाले भी और भगाए भी। तो हमने क्या किया, एक सरफेस ली, इसके ऊपर रेडिएशंस को गिरा दिया, इसकी एनर्जी क्या है, ग्रेटर देन, इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तब हमारे पास क्या था, यहां से एक फोटोन आया, उसने उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन ने उसकी पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया और यहां से निकल के बाहर आ गया। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा यहां से, कितनी एनर्जी से, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये वी मैक्स कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। क्या ये मैक्सिमम है, इसमें से कुछ एनर्जी क्या करगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आई। जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के काम आती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। अब ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आता है, डिफाइन वर्क फंक्शन। और ये क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject an electron from metal surface। कोई भी मेटल है उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब जो यहां से एनर्जी आई वो कितनी थी, एच न्यू, क्योंकि हमने पहले ही बोला था फोटोन के ऊपर यहां से फोटोन ही आ रहा है और फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच नॉट, एच न्यू। अब इस एनर्जी का क्या हुआ, इसमें से कुछ एनर्जी तो चली गई किसमें, वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और ये एनर्जी किसके बराबर थी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के बराबर थी, जो स्टार्टिंग इक्वेशन थी हमारी। ठीक है भाई, तो यहां से एच न्यू किसके बराबर आ गया, एच न्यू को यहीं पे रखो, इस वर्क को यहां ले आओ, तो वर्क प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगा दें, इफ V max इज इक्वल टू 0, मतलब हमने सिर्फ इतनी ही एनर्जी दी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकी, भगा नहीं सकी, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो W किसके बराबर आ गया, h न्यू, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा थी, सिर्फ इतनी ही दी कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो उस फ्रीक्वेंसी को तो हम h न्यू नॉट बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन बन गई। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोले तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, यूजिंग इक्वेशन 2 in 1। तो यहां से क्या आ गया, एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क की जगह पे एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और इसको यहीं पे रखो, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ गया, एच वी, एच न्यू तो यहीं पे है, ये प्लस का इसको इस साइड ले आओ, एच न्यू नॉट। ठीक है भाई, ये हमारी इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन का नाम क्या है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा भाई, अब हमें यहां से क्या करना है, हमें यहां से एच की वैल्यू निकालनी है, और ये एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्या करना है हमें, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, क्योंकि एक चीज आई है तो उसको फाइंड आउट तो करेंगे। अब यहां से सिर्फ क्या करना है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ई वी नोट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, इसके बराबर है। इक्वेशन बना दो, एक बार कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ, क्या बच गया, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये ई
इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहां लेके जाओगे तो इसके भी डिवाइड में आ गया और इसके भी डिवाइड में आ गया। जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको कैसा ग्राफ मिलता है? इसको रब करके दोबारा बना रहा हूं ग्राफ। ये देखो एक साइड क्या है, वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एच न्यू बाई ई। अच्छा भाई, यहां से हमारा ग्राफ स्टार्ट होता है ऐसा, यहां से स्टार्ट क्यों हुआ, यहां से क्यों नहीं हुआ? तो आंसर है जब लाइट गिरेगी, ठीक है, जब लाइट गिर रही है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन भागेगा तो कुछ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा जो इसको रोकेगा। अगर वो स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू नॉट और ये दोनों बराबर होंगे, फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन निकला बट उसको भगा नहीं पाया, भगाने के लिए क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो यहां तक क्या था, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसके बीच में ग्राफ देखेंगे तो ये इससे आगे तो मिलेगा नहीं पोटेंशियल पे, अगर इसको बैक ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे मिलता है, इंटरसेक्शन हमको यहाँ पे मिलता है, और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। V नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट बाई ई, या फिर एच न्यू बाई ई। हमको यहां से क्या मिला, एच बाय ई मिला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। अगर इसको हम ई से मल्टीप्लाई कर दें, ई तो हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो ये वैल्यू आएगी एच बाई ई, इसको अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये स्लोप होगा ये हमको क्या देगा, एच बाई ई देगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे वी बाई ई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, सॉरी। तो ये ग्राफ हमको क्या देगा, एच बाई ई। अगर इस ग्राफ से जो वैल्यू आई है इसको अगर हम ई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये एक्सपेरिमेंटली कितनी है, 6.63 समथिंग 10 रेज़ टू द पावर 34 जूल पर सेकंड। ये याद रख लेना भाई, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हो गया किसका, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से प्लैंक्स कांस्टेंट का। अच्छा भाई, इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, इसके ऊपर आएगा तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बट एग्जाम में पूछा क्या जाता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। आपसे पूछा गया, आपको ये ग्राफ दे दिया मान लिया, ठीक है भाई, यहां पे फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सॉरी यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी। दो लाइट निकली, एक ये लाइट 1 एक ये लाइट 2, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, एक की इंटेंसिटी ज्यादा है, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा, इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आंसर है अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। अगर दो लाइट दे दी आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की और दोनों की इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से रीड करके जाना, ध्यान से देख के जाना। दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टिकल नेचर इन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या वेव नेचर ऑफ मैटर। थैंक यू।